কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ সংবাদমেল হোটেল ৰেডিসন ব্লুত সংবাদমেল সম্বোধন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আমি পুনে পুনে সংবাদমেলৰ মাজলৈকে আপোনালোকক লৈ গৈছো। और कोशिश ये थी कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को हम ज़्यादा काम दें, बाहर के आने के बजाय यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर बड़े कॉन्ट्रैक्टर बने। और इस समय मुझे बहुत खुशी है कि बड़े प्रमाण पर नॉर्थ ईस्ट में कॉन्ट्रैक्टर तैयार हुए हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। कल से जो मीटिंग हुई उसमें स्टेट के प्रोजेक्ट को हमने डिटेल रिव्यू किया, प्रोजेक्ट वाइज क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तक कितने डेवलपमेंट हुई, क्या अड़चन है। कॉन्ट्रैक्टर, अथॉरिटी, इंजीनियर, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, हमारे ऑफिसर्स और सब बैठकर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमने डिटेल रिव्यू किया। मुझे खुशी है कि इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री, कई डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कई मंत्रीगण खुसूस इसमें उपस्थित रहे। NHI, DCL, NHI और BRO इनके भी ऑफिसर्स रहे और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहे, कॉन्ट्रैक्टर्स और अथॉरिटी इंजीनियर्स ये भी रहे। मुझे बहुत खुशी है कि जो पेंडिंग इशू थे वो बहुत से इशू रिजॉल्व किए गए और मैं विशेष रूप से आसाम के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मीटिंग के पूर्व 4 से 5 मीटिंगें अपनी खुद ली और आसाम में जितनी अड़चनें थी, जितनी समस्याएं थी, प्रॉब्लम थे, लगभग 100% प्रॉब्लम उन्होंने रिजॉल्व करके दिए। मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस रिलेटेड मैटर्स है कुछ स्टेट में अभी भी पेंडिंग है और मैंने उनको कहा कि आप इसको क्लियर करो। 2-2, 3-3 साल प्रोजेक्ट डिले हुए हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो हम प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद जितना है उतना करके ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर हमारे ऊपर क्लेम और डालते जाता है। ये भी बात मैंने बताई है और उनको मुद्दत दी है कि तुम्हारे यहाँ के प्रॉब्लम जो है तुम्हारे राज्य सरकार के अंतर्गत वो जल्दी पूरे कर दो। ये प्रोजेक्ट का लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले नॉर्थ ईस्ट को अमेरिका के स्टैंडर्ड के अच्छे रोड मिलेंगे। तो मुझे विश्वास है काफ़ी परिमाण में हम ये सपना पूरा कर सकेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि टोटल ये जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं इसमें जो हमने काम किया अभी तक हम 3 लाख करोड़ के काम नॉर्थ ईस्ट में हमने प्रस्तावित किए हैं, कुछ चल रहे हैं और कुछ पूरे किए हैं। जैसे आसाम में 48 प्रोजेक्ट थे 802 किलोमीटर के, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत 40,836 है, जिसके ऊपर हमने लैंड एक्विजिशन बाकी कामों की शुरुआत कर दी है। फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 64, जिसकी कीमत जो किलोमीटर है 1,190 यानी 1200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, जिसका खर्चा है 37,700 करोड़ रुपए। जो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए हैं वो 136 है, जिसकी किलोमीटर में लेंथ आती है 2,099 और जिसकी कॉस्ट है 12,164 करोड़। तो आसाम का अगर चित्र देखा जाएगा तो 248 प्रोजेक्ट 4,091 किलोमीटर और कीमत करीब 1 लाख करोड़ तक जाएगी, क्योंकि इसमें भी रोपवे और जो भी दोपा का जो मल्टी मॉडल हब है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो आसाम में हम लोग इस 10 साल में 1 लाख करोड़ के काम हम लोग अभी कुछ कर चुके हैं, कुछ शुरू है और कुछ पूरे करेंगे। मैं आपको एक किताब दे रहा हूँ, उसमें डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है 39, किलोमीटर वाइज है 1,04,496 और कीमत है 28,267 रुपये। फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 36, किलोमीटर है 689 और कीमत है 9,797 करोड़। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट अरुणाचल में है 54, लेंथ है 1,159 किलोमीटर, कॉस्ट है 12,999 करोड़ और ये हमने कंप्लीट किए हैं। टोटल प्रोजेक्ट अगर अरुणाचल में देखेंगे तो 129 प्रोजेक्ट, किलोमीटर में लेंथ 3,344 और अरुणाचल में जो हम काम कर रहे हैं टोटल वो 51,063 करोड़ रुपए अरुणाचल के लिए।
ये हम लोग 24 तक ये सब काम पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ काम आगे भी चलते रहेंगे। मणिपुर में हमने अपकमिंग प्रोजेक्ट 9 है, जिसकी कीमत है 1382 करोड़ या 1382 किलोमीटर रोड की लेंथ है और कीमत है 25,828 करोड़। बाद में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 46, लेंथ है 934 किलोमीटर, कॉस्ट है 14,378 करोड़ रुपए। बाद में प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुए मणिपुर में वो 27 है, 480 किलोमीटर की लेंथ है और 3,706 करोड़ रुपए हमने इसमें खर्चा किए हैं। टोटल अगर देखा जाए मणिपुर का तो ये आएगा 82 प्रोजेक्ट 2,796 किलोमीटर और टोटल कॉस्ट आती है 42,707 रुपीज़। फिर मेघालय में अपकमिंग प्रोजेक्ट 24, हमने लेंथ 548, कीमत 30,025 और ये भी इसी प्रकार से ये DAME करके गैस बनता है जो 40% LPG में डालेंगे तो LPG की कीमत 100 रुपये कम होगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ ये जो मिथेनॉल है इस पर अशोक लेलैंड कंपनी ने ट्रक मैंने बंगलोर में उनका लॉन्च किया 100% मिथेनॉल पर। फिर मैंने बस भी कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अपने 25 बसेस 15% मिथेनॉल जो डालकर वो भी इस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किया। तो मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि स्टेट कॉरपोरेशन ट्रक ट्रांसपोर्ट इसमें आसाम पेट्रोलियम रोज 800 टन मिथेनॉल बनाती है। ये पूरा मिथेनॉल अगर उसमें जाएगा तो मिथेनॉल का रेट है 25 रुपये और डीजल का रेट है 110 रुपये और पोल्यूशन भी कम है। तो आसाम में डीजल में ये डालने से बचत होगी। ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, आप इसमें इनिशिएटिव लेकर ये करिए। मैंने इलेक्ट्रिक में डबल डेकर बस भी लॉन्च की, एयर कंडीशन बसेस लॉन्च की। अब डीजल पेट्रोल हम फॉसिल फ्यूल 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं और बाम्बू यहाँ है तो इसमें इको फ्रेंडली ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी भी इसमें ये करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। आसाम में बहुत सीमेंट फैक्ट्री है। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लिए CM साहब हमारा अगर सीमेंट के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे और बिटुमिन और सीमेंट के कॉस्ट में अगर रेट बच जाएगा तो मैं आसाम और नॉर्थ ईस्ट के सब रोड सीमेंट कंक्रीट के बनाने के बारे में मैं मैंडेटरी निर्णय करूंगा। तो इसके बारे में एक फार्मूला तय करके हमारे अधिकारियों को बुलाकर अगर वो करके देंगे तो यहाँ के सीमेंट की इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, कंक्रीट के रोड भी बनेंगे, जनता को भी फ़ायदा होगा और ये आगे अनेक सालों तक रहेंगे। यहाँ की इकोनॉमी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बहुत ये डेवलप हो रही है। जोगीदोपा अभी शुरू हो जाएगा तो 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, वर्ल्ड में जा सकेंगे। मैं आया था, मैं जब शिपिंग मंत्री था तो गुवाहाटी की पांडू जेटी को मैंने पैसे दिए थे, तब ब्रह्मपुत्रा का पूरा ड्रेजिंग किया था और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रिक्वेस्ट पर मैंने मुंगली पोर्ट तक जाके 250 किलोमीटर बांग्लादेश तक ड्रेजिंग करके दिया था। तो मुझे लगता है कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट लगातार प्रगति और विकास में आगे जा रहे हैं। अभी हमने इथेनॉल पर ये जो इनोवा गाड़ी है टोयोटा की 100% बायो इथेनॉल पर मैंने दिल्ली में लॉन्च किया। अब ये मार्केट में आ रही है 2-4 महीने में। ये 60% बिजली पे चलती है और इथेनॉल जो है उस पर 40% चलती है। इथेनॉल बाम्बू से बनता है, इथेनॉल ब्रोकन राइस से बनता है, तो पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और आसाम की यहाँ भी ब्रोकन राइस बहुत अवेलेबल है। तो इथेनॉल की इकोनॉमी यहाँ डेवलप हो, इसमें मुख्यमंत्री जी और सभी नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री इंटरेस्ट लेंगे तो यहाँ पेट्रोल डीजल बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। मैंने ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी मेरे पास है, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स फ्यूचर। तो मैं आज उनको कहूँगा कि ये जो फ्यूचर है ये हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, जो बायोमास से, बाम्बू से, राइस स्ट्रॉ से बन सकता है। और इसलिए जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो पेट्रोलियम से, ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से, पर ग्रीन हाइड्रोजन में आसाम और नॉर्थ ईस्ट में अगर इनिशिएटिव लिया तो हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे और हमारा ग्रीन हाइड्रोजन बांग्लादेश, भूटान सब जगह जाएगा। तो ये नए रोजगार के साधन इसमें निर्माण होंगे। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG और इसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन,
इस पर हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी काम कर रहा है। हमारा जब मैं मंत्री बना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7वें नंबर पे थी, अभी हमारा नंबर 3रा हो गया। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर हम और चौथे नंबर पर जापान चला गया। अब हम उसमें आगे आए हैं। मैं और एक बात मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि जैसे ये कामाख्या मंदिर में हम रोपवे बना रहे हैं, वैसे हवा में चलने वाली स्काई बस, डबल डेकर बस जो ब्रह्मपुत्रा को क्रॉस करके मैंने एक रोपवे देखी, एक समय 200 लोग ऊपर के ऊपर हवा में चलेंगे। तो हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी लाई है और उसमें हमारे रोड पर हम राइट ऑफ वे दे सकते हैं और उसके बारे में भी एक बार वो प्रेजेंटेशन ले। रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे जो पहाड़ पे चढ़ती है, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इससे हमारा पोल्यूशन भी कम होगा और नए रोजगार निर्माण होंगे और टूरिज्म बढ़ेगा। अभी 260 प्रपोजल पर हम काम कर रहे हैं। तो आसाम में अभी एक प्रपोजल मिला, बाकी भी उनके प्रपोजल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस प्रकार का उपयोग कर रहे हैं। अगर वो आगे आएंगे तो हम जरूर उसमें मदद करेंगे। जो जानकारियाँ थी उसका एक किताब मैंने आपको दिया है, क्योंकि बहुत डिटेल बताने में समय लगता था। तो आपके जो ब्रिजेस बने ब्रह्मपुत्रा पर, वो कितने बने हैं, बैराक रिवर पर कितने बने हैं, कितने बन रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि आसाम को ब्रह्मपुत्रा ने डिवाइड कर दिया, ये नॉर्थ ईस्ट को। तो ये दोनों जगह ब्रिजेस बनने से हर जगह डिस्टेंस कम हो रहा है, उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। पेट्रोल डीजल की तो बचत ही है, पर लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो रही है। इससे निश्चित रूप से नए विकास की दिशा नॉर्थ ईस्ट को मिलेगी। और आज मुझे सभी राज्य सरकार में नॉर्थ ईस्ट के, इनके साथ काफ़ी 2 दिन में डिस्कशन हुआ और काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। उनके सहयोग के कारण ही सब राज्यों के हम लोग काम कर सके। मैं उनको भी, अधिकारियों और उन राज्यों को भी धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ बताएंगे, वो बताने के बाद आप जो सवाल पूछना चाहते हैं उसके जवाब देंगे। एक ही रिक्वेस्ट है कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सवाल होंगे वही पूछिए, बाकी आपने पूछे हुए इसके विषय को छोड़कर किसी सवाल का ना मैं जवाब दूंगा ना आपको जवाब मिलेगा, इसलिए उसमें समय मत करा। एक मिनट, जस्ट लेट चीफ मिनिस्टर साहब को। मैं आमार आसिलो बा तेखेतक आमी रिक्वेस्ट करिसिलो, एतिया तेखेते गुवाहाटी जितु रिंग रोड हेतु तेखेते अनुमोदन जनाइছে। आमार बर्तमान बनि थका जितु 6 लेনৰ हाईवे हेतुर পৰা इ आरम्भ হ'ব আৰু इ বাইহাটা চাৰিআলি, দৰং, পুৰুৱা, নাৰেংগী, সোণাপুৰ হৈ হি আকৌ গুৱাহাটীৰ নেশ্যনেল হাইৱেত ই সন্মিলিত হ'ব। ইয়াৰ ফলত নাৰেংগী কুৰুৱাটো আমি এক্সট্ৰা দলং এখন পাম আৰু তাকে কৰিব যাওঁতে গুৱাহাটীত এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং 4খন হ'বগৈ, শুৱালকুছি, পলাশবাৰী, শৰাইঘাট, গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটী, নাৰেংগী, কুৰুৱা। দ্বিতীয়তে বহু দিনৰ পৰা আমি আৰু এটা প্ৰজেক্টত লাগি আছিলোঁ যে এলিভেটেড কৰিডৰ কাজিৰঙাৰ ওপৰত। এই প্ৰজেক্টটো আমাৰ মাননীয় গাডকাৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে অনুমোদন দিছে আৰু তাৰ ফলত এই প্ৰজেক্টটো আমি আশা কৰিছোঁ যে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগে আগে ৰিং ৰোড আৰু কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ দুইটাৰে আমি আধাৰশিলা আৰু কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। দুটা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কনচালটেন্সি বা PMCৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। এটা হৈছে নুমলীগড় আৰু গোলাঘাটৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি টানেল এটা। মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স আৰু আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ছাৰ্ফেচ ট্ৰেন্সপৰ্ট তেওঁলোক দুইটাই এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি টানেল হ'ব আৰু এইটো আমাৰ ডিফেন্সৰ ফালৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰো PMC অৰ্থাৎ প্ৰজেক্ট কনচেপশ্যনৰ কাম ইতিমধ্যে গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই টেণ্ডাৰ কৰিছে, টেণ্ডাৰ প্ৰচেছো আৰম্ভ হৈছে। वो अमेरिकन कंपनी लुई बर्गर को दे दिया। हाँ, तो वो भी काम এতিয়া আমাৰ নাৰেংগী নুমলীগড় পৰা গোলাঘাটলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি টানেলৰ কাম, তাৰো প্ৰজেক্টৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। দ্বিতীয়তে মঙলদৈৰ পৰা তেজপুৰলৈ আমি 4 লেনিং কৰাৰ বাবে মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা কনচালটেন্সি আৰম্ভ হৈছে।
গতিকে 4টা প্ৰজেক্ট খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰজেক্ট গুৱাহাটী ৰিং ৰোড কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ মঙলদৈ তেজপুৰ আমাৰ 4 লেনিং আৰু নুমলীগড় গোলাঘাটৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি টানেল अंडर इमेज टनल बोलते हैं उसको ना इट इज ओनली इट इज ओनली रोड ये इमेज टनल है ब्रह्मपुत्रा के नीचे से जाकर जाएगी आप कभी रोस्टर डैम गए जाएंगे तो वहाँ से बेल्जियम जाने के लिए नदी के अंदर में ऐसी टनल बनाई है उसी टाइप से बनाई है। हाँ पेरिस में वो समुद्र के अंदर बनी हुई है इमेज टनल कहते हैं उसको। एक और 2 क्वेश्चन ले लीजिए हमें मीटिंग दी लगभग 90% प्रोजेक्ट आगे बढ़ गए सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ये नुमालीगढ़ टू डिब्रूगढ़ कॉरिडोर जो है ये टोटल 200 किलोमीटर है। इसमें लेंथ जो हमने प्रोजेक्ट की इसमें 65.5 किलोमीटर हमने कंप्लीट की है। उसमें भी क्वालिटी के बारे में अनेक सवाल है कॉन्ट्रैक्टर बदले आप कह रहे हो उसमें लोगों को तकलीफ हो रही है मैं स्वीकार करता हूँ। इसमें 134.5 किलोमीटर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में है 4 सिविल वर्क पैकेजेस हैं और इसके लिए ट्रैफिक इज प्लेइंग ऑन 4 लेन कॉन्फ़िगरेशन इन ए लेंथ ऑफ 60 किलोमीटर इन द बैलेंस रेट all out efforts are being made to ensure that the traffic moves smoothly। इसमें काफ़ी हेवी ट्रैफिक है और इसके साथ एक है कि ये कुछ रोड का एरिया NHIDCL के पास है कुछ NHI के पास है। तो अभी तो जिनके पास जितना काम है वो पैकेज पूरा करके रोड को राइडेबल क्वालिटी में अच्छा करेंगे और एक बार ये कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद इस रोड को क्योंकि ये लाइफ लाइन है आसाम की ये पूरा NHI को देकर इसको पूरा कंक्रीट रोड बनाकर एक्सप्रेस हाईवे स्टैंडर्ड का रोड बनाने का DPR हम तैयार करेंगे और मुझे भी पता है कि इसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। एडिशनली एन अमाउंट ऑफ 44 करोड़ हैज़ बीन स्पेंड फॉर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ और इसका 2024 तक ये सब प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। इसकी तकलीफ है पहले से ये एजेंसियाँ बदली लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए तो ये प्रॉब्लम जुनैने पर यह लाइफ लाइन है। एक बार ये पूरा करके फिर इसका कंप्लीट नया DPR बनाकर कॉन्क्रीट रोड बनाकर इसको हम अच्छे स्थिति में बनाएंगे और जल्दी आपको एक 4-6 महीने में इसकी जो आज की तकलीफ है वो काफ़ी प्रभाव में कम हो जाएगी। Already the majority problem in Assam, I am very much thankful to Honorable Chief Minister, he already resolved. Now negligible problems are there, it's not too much. But compare with Assam, we have the problem in Nagaland and Meghalaya. Because as per the Land Acquisition Act is concerned, particularly the act is passed by the parliament and rules are supposed to be made by the state government. Presently in some of the northeast state, the rules which are already there, it is very difficult to have land acquisition in that rule. So this is the time that they have to make reform in the land acquisition law. Without that it cannot be possible. And if we are not getting the land, how we are going to construct the road? So that is a big question. So I appeal all the states, but it is not with Assam now, for the other state also, that regarding land acquisition, there should be transparency, time-bound decision-making process, and corruption-free system, by which we can acquire the land and we can increase the speed of the road. Presently, there was a mistake from our side also. That mistakes we have to pay the price for that. That 0% acquisition, we award the project. 2%, 4%, it was previously done by the officers, now they are transferred. But now we have taken a strict decision that without 80% of the land acquisition, we will not give any appointment date. And today in the fresh project, the situation was so good. In the many of the project where we are giving appointment date, the land acquisition is completed 90%. Even Assam, there is no problem of land acquisition because of the cooperation of the Chief Minister and his persuasion. Now there is no problem.
for the future, the land acquisition will not be a problem in Assam. But in other states also there are some problems. We are pursuing. We are going to organize the meeting of Chief Secretary and our Secretary also. And somewhere I am thinking to going to that state and taking the meeting for land acquisition and coordination, because otherwise we will take the decision and we will descope the project and we will have to go ahead. So this is not a good situation, but somewhere I am expecting cooperation from the other states. I am not talking about Assam, that they will cooperate us. Thank you. Sir, can you give us an update on the Kaladan project against Myanmar to Mizoram and other parts of the Northeast? So where are you expected to complete the project? Kaladan Matimal project. Yes. Actually, it will not be appropriate for me to give the answer of this question, because presently the election is going on, and because of code of conduct, it will not be appropriate. But I am serious about it. I know the things, and we are on the track. अच्छा चल रहा अभी, आज रिव्यू हुआ और माजुली ब्रिज में थोड़ा सा दूसरे माइलस्टोन में थोड़ा प्रॉब्लम है, और अभी सब डिज़ाइन वगैरह मिल गए, अप्रूवल मिल गए। यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने कहा कि हम फास्ट काम करें। सर, टोल गेट का समस्या भी बहुत ज़्यादा है, कमी बना है बदल में। राष्ट्रीय हाईकोर्ट का जो डेवलपमेंट होना चाहिए डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो लोगों का बहुत बड़ा समस्या है। क्या टोल गेट का? हाँ, रोड साइड एमिनिटीज, ये NHAI DCL में इसमें जितना काम होना चाहिए नहीं हो पाया। मैं आदरणीय सभी मुख्यमंत्री जी से, हमको लैंड चाहिए, उसके लिए हम रोड साइड में कुछ जगह पर हमारी अलाइनमेंट चेंज हुई है। महमूद जी, जहाँ अलाइनमेंट बदली है वहाँ हमारे पास लैंड अवेलेबल होगी, तो आप ये कितनी लैंड और कितने जगह हम रोड साइड एमिनिटीज बना सकते हैं। विशेष रूप से लेडीज़ के लिए वॉशरूम बहुत ज़रूरी है, और छोटा बच्चा होता है उसको दूध माँ को पिलाने के लिए अलग जगह चाहिए, पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन चाहिए। आप जरा इसमें भी एक प्लान तैयार करिए, और इसमें आसाम के लोगों को रोजगार देंगे। यहाँ का कल्चर, यहाँ का फूड, यहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट,